हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 10 के केमिस्ट्री लगातार पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे, फिर उसके बाद पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर आपका जो है धातु और अधातु, उसके भी पर हम 4 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो जिन भी छात्रों ने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा उनको, वो वहाँ से 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को एक सीरियल वाइज से देख सकते हैं। तो यदि आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ अब तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं जब भी चैप्टर आपका समाप्त करता हूँ उस चैप्टर के PDF टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड करता हूँ। ओके, चलिए ठीक है। तो मन से पढ़ते रहिए, आपका जल्द ही आपका सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लीजिए। और थोड़ी सी 2 दिन, ठीक है, आपका वीडियो हम लोग प्रीमियर अपलोड नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी। थोड़ा काम पड़ जाने के कारण हम लोग नई वीडियो बना पाए। डेली बाय डेली प्रीमियर यूट्यूब पर मिलता रहेगा आपको विज्ञान का, ठीक है। 5-15 पर डेली बाय डेली आपको प्रीमियर मिलेगा। ओके, हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभार एक आध दिन ना हो पाए, चलिए, तो आपको सभी लोग से यही मेरी गुजारिश है कि टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन हम भेज दिया करेंगे। ओके, चलिए, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इससे पहली वाली वीडियो लेक्चर में हम लोग लास्ट में टाइम हम लोग क्या पढ़े थे, अम्लराज या एक्वारेजिया। अम्लराज या एक्वारेजिया, ठीक है, यही हम लोग टॉपिक पढ़े थे, अम्लराज या एक्वारेजिया। और लास्ट में कहते कि इससे आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और हेडिंग भी आपको डलवाए थे शायद सक्रियता श्रेणी। तो अगर जो लोग हेडिंग नहीं डाले हैं, पेन और कॉपी लेकर बैठे, आप देखिए अभी भी अगर पेन और कॉपी आपके पास नहीं है तो तुरंत के तुरंत वीडियो को करिए स्टॉप और तुरंत पेन और कॉपी लेकर बैठिए, ठीक है, साथ के साथ नोट डाउन किया कीजिए, ठीक। चलिए, तो हेडिंग लगाइए आप सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए सक्रियता श्रेणी, ठीक। इसको मिटा दें। सक्रियता श्रेणी होती क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सिंपल है, सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं आपको। यूट्यूब पर इससे बढ़िया तरीका से कोई समझाने वाला नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग की तरह आपको मैं बिल्कुल प्यार से हंसाते खिलाते पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अब तक हमारे चैनल के साथ नए हैं तो पुराने हो जाइए सब्सक्राइब करके चैनल को। ओके, मैं देखो बार बार नहीं कहूँगा भैया आपसे सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए, आपका मन करेगा आप खुद करेंगे। ओके, चलिए, तो एक आध बार शुरू में मैं कह दिया, अब बार बार हम नहीं कहेंगे। तो बस आज लास्ट है इस वीडियो में आपको सब्सक्राइब कहने के लिए और शेयर करने के लिए। उसके बाद मैं आज के बाद कभी भी आपसे नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब नहीं कहेंगे, ठीक है। आप अपने मन से अगर आपका दिल कहे, ठीक है, तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्रियता श्रेणी। तो ध्यान से बाकी पढ़ते रहिएगा, ठीक है, ध्यान से सभी के पास वीडियो को पहुंचाते रहिए, भले ही आप सब्सक्राइब ना करें, ठीक है। बाकी आप के ऊपर है सब्सक्राइब करना, बाकी क्या कीजिए कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। अब हम नहीं कहेंगे किसी भी वीडियो में, आप देख लीजिएगा किसी भी वीडियो में मैं नहीं कहने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, तो देखिए, धातुओं को ना, एक शब्द हमेशा याद रख लीजिए, धातुओं को ना उनकी क्रियाशीलता के, क्या क्रियाशीलता
क्रियाशीलता, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के ना बढ़ते क्रम में याद रख लीजिए, बढ़ते क्रम में, ठीक। बढ़ते क्रम में अगर क्रियाशीलता के आधार पर धातु को उनके बढ़ते क्रम में रख दिया जाए तो उससे एक सीरीज प्राप्त होगी, एक श्रृंखला प्राप्त होगी। उसी श्रृंखला को हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखने पर जो सीरीज या श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब देखिए सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर अधिक सक्रिय धातु को रखा जाता है, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, मतलब ऐसे रखा जाता है। बात समझ में आई क्या? चलिए, तो देखिए सक्रियता श्रेणी आपकी किताब में खूब बढ़िया से दिखाया है, तो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं जल्दी से सक्रियता श्रेणी को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर उसके बाद है आपका एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद आपका जिंक है, फिर उसके बाद लोहा Fe है, फिर उसके बाद आपका Pb लेड या गैलेना है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, ठीक। फिर उसके बाद आपका क्लोरीन है, फिर Hg है, फिर Au सोना है, Ag चांदी है, लास्ट में आपका Ag है, ठीक। इतना सबसे पहले आपका पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लोहा है, Pb लेड गैलेना या सीसा, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ये Hg पारा, Au सोना और Ag चांदी है आपके सक्रियता श्रेणी में। तो ये आपका है इधर नीचे की तरफ क्या है, आपका क्रियाशीलता का घटता क्रम, ठीक। आपका नीचे है क्रियाशीलता का घटता क्रम, ठीक। हाँ, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील ये ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, फिर उसके बाद यहाँ पर अब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो घटती क्रियाशीलता, नीचे आपका घटता क्रियाशीलता हो रहा। फिर आपका सबसे लास्ट में जो है, सबसे कम क्रियाशील, ठीक है। ये बात आपको समझ में, एक बात बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में, यानी कि बढ़ता क्रम आपका किधर है, ऊपर की तरफ है ना, ठीक। आपका ऊपर की तरफ क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है ना, ठीक है। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखने पर जो श्रेणी प्राप्त हुई, एक सीरीज प्राप्त हुई ना, ये श्रेणी, ये ऐसा, इसी श्रेणी को हम लोग बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, क्लोरीन, Hg पारा, फिर उसके बाद है सोना और चांदी, ये सक्रियता श्रेणी में आपके इतने तत्व आते हैं, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 2 लाइन लिख लीजिए सक्रियता श्रेणी में। आपको पूछता है सक्रियता श्रेणी क्या है, दर्शाइए, बताइए, ठीक है। तो लिखेंगे धातुओं को, लिखिए 2 लाइन, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसके बाद तुरंत के तुरंत वीडियो को स्टॉप कीजिए और ये सक्रियता श्रेणी आप बना लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ठीक है। समझ में आ गया ना, इसको लिख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं धातुओं की प्राप्ति, ठीक है। धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है ये जानते हैं। देखिए ये आपका इस वीडियो के भी है, इस चैप्टर के भी है, पर आपका 5वां लेक्चर है
और कुल मिलाकर लेक्चर अगर देखा जाए तो ये 15वां लेक्चर है। ठीक, 2 लेक्चर और इस चैप्टर से के भी है पर आपको मिलेगा। ठीक है, हम पूरा कोशिश करेंगे कि एक बस और लेक्चर दिया जाए। ठीक है, पूरा मैं कोशिश करूंगा केवल एक ही लेक्चर और दिया जाए जो ये है और एक और। ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा तो तीसरा लेक्चर और जा सकता है। समझ में आया ना? तो ज़्यादा हम लोग टाइम ना खाकर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग की तरह। ठीक है, चलिए तो इसको मिटाया जाए। हाँ, साथ के साथ नोट करते रहिएगा। और हाँ, अगला हेडिंग लगा लीजिए धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति। और हाँ, एक बात आपसे बता दूं कि आप शाम 5:15 पर शाम 5:15 पर प्रीमियर आपको डेली बाय डेली वीडियो मिलेगी, प्रीमियर वीडियो। ठीक, तो आप 5:15 पर ये समझकर बैठ जाइए कि मैं कोचिंग में आ गया हूं। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से, आपका ज़्यादा टाइम नहीं, 40 से 45 मिनट ही आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, बस इतना टाइम डेली बाय डेली आप निकालिए। और जल्दी आपके लिए प्रीमियर ही यूट्यूब पर आपके इस प्यारे से चैनल पर मैथ की भी प्रीमियर वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो अपना प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयार करने के लिए 5:15 पर फिलहाल में ज्वाइन होते रहिए। 1 या 2 दिन बाद आपको मैथ का भी प्रीमियर मिलने वाला है। ठीक है, तो जब मिलने वाला रहेगा उससे पहले मैं आपको टाइम का सजेशन बता दूंगा किस टाइम पर आपको मैथ का प्रीमियर मिलेगा। ठीक, और दूसरी बात कि जैसे ही आपका एग्जाम 2 या 3 महीना बाकी रहेगा, आपको हिंदी ग्रामर इतना अच्छा तरीका से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ना, इतना अच्छा तरीका से कि आप केवल हाई स्कूल नहीं, आप जितने भी सारे एग्जाम हैं सब ना, बहुविकल्पी वाला, सब में आपको हिंदी पढ़ने की फिर दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंटर में भी नहीं पड़ेगी हिंदी व्याकरण पढ़ने की। तो ख्याल रहे आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, मैथ, ठीक है, इतना यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो इंग्लिश भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा, कक्षा 10 वालों के लिए। 12 वाले के लिए भी इस चैनल पर फिजिक्स का और मैथ का वीडियो मिलेगा। बाकी पहले आपका सपोर्ट होना चाहिए। कुछ वीडियोस 12 का है तो आप उनकी मदद से सपोर्ट कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, तब आपको मिलेगा। और 10 वाले भैया लोग आप ध्यान दीजिए हमारी इन बातों को। ठीक है, तो जल्दी आपका मैथ स्टार्ट होने वाला है। फिलहाल में केमिस्ट्री चल रहा है, फिजिक्स चलेगा, फिर केमिस्ट्री जैसे खत्म होगा फिजिक्स चलेगा, फिजिक्स के बाद बायो चलेगा, बायो के बाद इन्वायरमेंटल खत्म हो जाएगा। और आपका अगर ये आपको देखिए एग्जाम से पहले ही 1 महीने पहले ही समाप्त कर देंगे आपका। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही समाप्त हो जाएगा उससे पहले से ही आपका हिंदी हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रूरी था बताना तो मैंने बता दिया। ठीक है, हाँ, तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर, धातुओं की प्राप्ति। हेडिंग लगा लीजिएगा धातुओं की प्राप्ति। देखिए प्रकृति में धातुओं की प्राप्ति 2 अवस्थाओं में पाई जाती है। प्रकृति में धातुओं की प्राप्ति 2 अवस्थाओं में पाई जाती है। पहला नंबर है आपका मुक्त अवस्था में। धातुओं की प्राप्ति प्रकृति में 2 अवस्थाओं में पाई जाती है। पहला नंबर मुक्त अवस्था में, और दूसरा नंबर है संयुक्त अवस्था में। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ते रहिए। एक तो मुक्त अवस्था में
और दूसरा संयुक्त अवस्था है। मुक्त अवस्था का मतलब क्या होता है? अकेले। अकेले। संयुक्त अवस्था का मतलब क्या होता है? कई, मतलब एक या एक से अधिक के साथ, दो या दो से अधिक कह सकते हैं। मतलब कि कई तत्व एक साथ पाए जाते हैं वो संयुक्त अवस्था होगा, और जब तत्व कोई अकेले पाया जाएगा उसको मुक्त अवस्था बोलेंगे। तो ये दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं के साथ, धातुओं या तत्वों के साथ, धातुओं या तत्वों के साथ। जब कोई धातु या तत्व अकेले पाया जाए तो उसको कहेंगे मुक्त अवस्था। अगर दो या दो से अधिक धातुओं या तत्वों के साथ पाया जाएगा तो उसे बोलेंगे संयुक्त अवस्था। समझ में आया? जैसे मैंने कहा आपका प्रकृति में केवल 3 धातु आपका मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। केवल और केवल आपका 3 धातु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। एक तो है सोना, एक है चांदी और एक है प्लेटिनम। ठीक है, यही 3 ऐसे धातु हैं जो आपका प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब कि इनके साथ कोई अन्य धातु या तत्व उपस्थित नहीं होता है, अकेले ऐसे ही पाए जाते हैं। और संयुक्त अवस्था में इन तीनों को छोड़कर आपके नज़र में जितने भी सारे धातु हैं सब ना, सबके सब संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे आप कहेंगे लोहा, लोहा, ये लोहा आप जैसे कहेंगे लोहा, लोहा आपका ना, लोहा आपका ना लौह ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, Fe2O3, फेरस ऑक्साइड। देखिए इसमें आपका ऑक्सीजन तत्व उपस्थित है, लोहा के साथ साथ ऑक्सीजन भी है। तो मैंने क्या किया, दो या दो से अधिक तत्व अगर साथ में मिले किसी धातु के साथ तो उसे संयुक्त अवस्था में पाया जाता है कहेंगे, और जो अकेले पाया जाए यानी कि स्वतंत्र रूप से पाया जाए उसे मुक्त अवस्था कहेंगे। समझ में आया? तो ये 3 ऐसे धातुएं हैं जो आपको प्रकृति में अकेले ही ऐसे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। समझ में आया? तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि धातु की प्राप्ति 2 तरह से होती है, एक तो मुक्त अवस्था में, एक तो संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में हेडिंग लगा लेंगे, मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था हेडिंग लगा लेंगे, उसमें हम लोग लिखेंगे, उसमें हम लोग लिखेंगे 2 लाइन, वे तत्व जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, उनकी अवस्था को मुक्त अवस्था कहते हैं। उनकी अवस्था को मुक्त अवस्था कहते हैं। समझ में आ गया ना? जो धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं उनकी अवस्था को मुक्त अवस्था कहते हैं। जैसे केवल 3 आप याद रख लीजिए, इसके अलावा जितने भी सारे धातु हैं सब संयुक्त अवस्था में। तो केवल 3 ऐसे धातु हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, एक तो सोना, एक चांदी और एक प्लेटिनम। समझ आई बात? संयुक्त अवस्था हेडिंग लगा लीजिए, इसमें लिख लीजिए जो तत्व, इसमें लिख लीजिए संयुक्त अवस्था में जो तत्व प्रकृति में 2 या 2 से अधिक तत्वों के साथ, 2 या 2 से अधिक तत्वों के साथ पाए जाते हैं, उनकी अवस्था को संयुक्त अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सोना, चांदी और प्लेटिनम को छोड़कर शेष सभी धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं सोना, चांदी और प्लेटिनम को छोड़कर
शेष सभी धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा धातु की प्राप्ति। ठीक है, समझ आया ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको मिटाएं, हम लोग आगे चलते हैं। अगला हेडिंग लगा लीजिएगा खनिज। खनिज खनिज क्या होते हैं इसको थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए खनिज बिल्कुल नाम से क्लियर है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? संधि विच्छेद खन धन इज। खन धन इज। खन, खन का मतलब खोदना होता है, मतलब कि पृथ्वी की ऊपरी परत को अगर खोदकर, खनकर, खोदकर जितने भी सारे पदार्थ निकाले जाते हैं, जितने भी सारे पदार्थ निकाले जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम लोग खनिज कहते हैं। कितना आसान है परिभाषा। मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत को खोदकर जिन पदार्थों को प्राप्त किया जाता है उन पदार्थों को खनिज कहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो पृथ्वी की ऊपरी परत में पाए जाते हैं खनिज पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें 2 लाइन जरूर लिख लीजिएगा, वे पदार्थ जो पृथ्वी की ऊपरी परत में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं सोना चांदी लोहा। ठीक है, सोना चांदी लोहा जितने भी सारे धातुएं, समस्त धातुएं, पेट्रोल डीजल, ये सब पेट्रोलियम उसको एक शब्द में कह देंगे, यानी कि या फिर कह देंगे जीवाश्म ईंधन, ये सब क्या है? आपका खनिज पदार्थ है। सारे के सारे पृथ्वी को खोद कर निकालते हैं। समझ में आया? और इसके साथ एक और शब्द आता है अयस्क। अयस्क, ठीक है, अयस्क। दोनों साथ में समझिएगा, दोनों में अंतर क्या है उसके बाद नोट पॉइंट आपको लिखाएंगे। देखिए अयस्क और खनिज दोनों बहुत थोड़ा सा अंतर है, दोनों सेम है बाकी थोड़ा सा अंतर है। अयस्क क्या होता है? ऐसा खनिज पदार्थ, ठीक है, मान लीजिए अयस्क, देखिए एक एग्जाम्पल से आपको कहते हैं, एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। मान लीजिए कि हमने लोहा, एक लोहा पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाल दिया। एक हम लोग सोना पा गए, सोना। मान लीजिए कि 1 केजी लोहा पाया, मान लीजिए हमने 1 केजी सोना पाया। ठीक है, बस एग्जाम्पल है भैया, एग्जाम्पल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लिया हमने 1 केजी लोहा पाया और 1 केजी साथ में सोना पाया। ठीक, अब लोहा को हमने, अब देखिए लोहा जो है शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता, ये किसकी अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में, अभी बोले हैं। तो ये पूरा शुद्ध लोहा नहीं होता है, जबकि सोना आपका पूरा शुद्ध होता है। ठीक, Au आपका पूरा शुद्ध होता है क्योंकि ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ये देखिए, अब इसका हम लोग शोधन करेंगे। अभी आगे पढ़ने वाले हैं कैसे हम लोग धातुओं का शोधन करते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ बिल्कुल डिटेल से, तो कैसे कैसे शोधन करते हैं। ठीक, कुल 7 विधियाँ, 7 विधियाँ, आपका 7 विधियाँ लगाना पड़ता है धातुओं के शोधन में, तो उसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल आसानी से। तो ये देखिए लोहा आपका संयुक्त अवस्था में है, तो इससे ऑक्सीजन को तो हमको निकालना ही पड़ेगा ना, तो कुछ न कुछ प्रक्रिया करेंगे। ठीक, तो उसको हम लोग धातु कर्म कहते हैं। तो धातु कर्म का प्रक्रिया करेंगे, धातु को से अशुद्धियाँ निकालने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर धातु कर्म हम लोग अपना करेंगे। तो इससे मान लीजिए कि इससे ऑक्सीजन को निकालने के लिए हमारे पास कुछ खर्चा बैठा, मान लीजिए 500 रुपया आपका खर्च बैठ गया। मान रहे हैं, एक एग्जाम्पल, चलिए ठीक है 500 रुपया नहीं मानकर मान लीजिए कि खर्चा आपका 10 रुपये बैठ गया। 1 केजी लोहा को शोधन करने में 10 रुपये खर्चा आपका बैठ गया।
वहीं सोना को शोधन करने में इसके साथ तो कोई अन्य तत्व उपस्थित नहीं है, तो शोधन करने में केवल हटा देंगे, मिट्टी झाड़ फूक देंगे, मतलब धो देंगे तो मिट्टी जो लगा रहेगा हट जाएगा। तो मान लीजिए इसके द्वारा खर्च करने में कोई रुपया खर्च नहीं हुआ, 0 रुपया खर्च हुआ मान लीजिए शोधन करने में। ठीक, अब फिर हमने इसको बाजार में बेचने गया, अब हमने इसको बाजार में बेचने गया तो ये 50 रुपए केजी बिका, और जबकि ये सोना है आपका कितने रुपए केजी है भैया इस समय, बोलिए 30,000 रुपये भरी है। तो सोचिए एक भर में 100 ग्राम होता है, एक भर में 100 ग्राम। तो देखिए 30 मतलब कि 30 में 1000 गुणा 30 लाख रुपए, लगभग 30 लाख रुपए। ठीक है, लगभग 30 लाख रुपए। ठीक, 50 रुपए ये 30 लाख रुपए, इसमें भी मेहनत हुआ, इसमें भी मेहनत हुआ। तो कहेंगे हम लोग कि जो लोहा है यहाँ पे एग्जाम्पल में, और ये जो सोना है एग्जाम्पल में, सोना को हम लोग अयस्क कहेंगे और लोहा को हम लोग खनिज कहेंगे। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। कहने का मतलब खनिज वैसा पदार्थ होगा जो पृथ्वी से खोद कर निकालेंगे, सारे के सारे जितने भी सारे खोद कर निकालेंगे सब खनिज होंगे। आपका सोना भी खनिज भी होगा और अयस्क भी होगा। यहां पर एग्जाम्पल में अयस्क का मतलब ऐसा धातु जिसको कम मेहनत लगे प्राप्त करने में, जिसको शोधन करने में कम पैसा खर्च हो, ठीक है, और उसे बेचे तो अधिक से अधिक लाभ हो। यानी कम मेहनत कम पैसा में प्राप्त कर अधिक लाभ कमाने वाले धातु को हम लोग अयस्क कहते हैं। अयस्क किसे कहेंगे? वे खनिज पदार्थ जिसे कम लागत और कम मेहनत में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, खनिज पदार्थ अयस्क कहलाता है। वे खनिज अयस्क कहलाते हैं। समझ में आया? खनिज तो जिसको भी हम लोग पृथ्वी के ऊपरी सतह से खोद कर निकाल दिए सबके सब खनिज हो गए। तो कहेंगे ये देखिए क्या ऐसा धातु मिले हमको जिसको हम लोग क्या करें, प्राप्त करें, और उसके शोधन में 50 रुपए लग जाए और बेचने जाए तो हमको 25 रुपया मिला, तो क्या उसको अयस्क कहेंगे? धातु ऐसा कोई हो जिसको प्राप्त करके पूरा शुद्धिकरण करने में 50 रुपए लग गया और बेचे तो हमको 25 रुपया मिला और ये घाटा हो गया, बेचने पर घाटा ही हो गया, 25 रुपया मिला, तो क्या वह अयस्क होगा? न। अगर 50 रुपये लागत हुआ और आपको लगभग 100 रुपये या 250 रुपये 200 रुपये 1000 रुपये मिला, अधिक से अधिक लाभ हुआ, तो कहेंगे अयस्क है। अगर लाभ नहीं हुआ, हानि हुआ, तो कहेंगे ये खनिज है। अगर लाभ हुआ तो भी खनिज कहेंगे, हानि हुआ तो भी खनिज कहेंगे। खनिज तो कहेंगे ही अगर पृथ्वी से खन कर निकालें, बाकी अयस्क उसे ही कहेंगे केवल जिससे कम श्रम और कम मेहनत में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, अयस्क कहलाएंगे। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां पर नोट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? नोट पॉइंट कि सभी खनिज अयस्क होते हैं। नो, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी खनिज पाए जाते हैं जिनसे हमको फायदा कम होता है और लागत
ज़्यादा हो जाता है तो उस खनिज को अयस्क नहीं कहेंगे। तो इसीलिए हम लोग लिखे हैं सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, बल्कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। समझ में आई बात क्या? जितने भी सारे खनिज हैं सभी के सभी अयस्क नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए सोना और लोहा में, तो यहाँ पर सोना ही केवल अयस्क है, बाकी लोहा खनिज है केवल, और सोना खनिज भी है और अयस्क भी है। समझ में आया? तो हम लोग कहे कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, परंतु सभी अयस्क, देखिए लोहा अयस्क, ये अयस्क हमने कहा, ये सोना, बाकी इसको भी पृथ्वी से खोद कर निकाला गया है इसलिए खनिज, तो इसको सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं ना, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं। समझ में आया? तो आई होप आपको खनिज और अयस्क में अंतर समझ में आया होगा। अयस्क की डेफिनेशन आप पहले लिख लेंगे, उसके बाद नोट पॉइंट लिखेंगे। तो मैं बोले दे रहा हूं अयस्क का डेफिनेशन। अयस्क में लिखिए वे खनिज पदार्थ जिसे प्राप्त करने में कम लागत और कम श्रम लगता है, और कम श्रम लगता है, श्रम का मतलब मेहनत लगता है, तथा उससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है, अयस्क कहलाता है। फिर से मिला लीजिएगा, वे खनिज जिसे कम कीमत, कम लागत और कम श्रम में प्राप्त करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है, खनिज कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में अयस्क कहलाता है। ठीक, तो अयस्क के डेफिनेशन लिख लिया ना। तो अब लिखेंगे नोट पॉइंट, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, बल्कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक, आई होप आपको इतने सारे समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए तो इसको मिटाया जाए और उसके बाद आगे चला जाए। जरूर आप नोट करते रहिए सबके सब। तो आगे हेडिंग लगा लीजिए गैंग या अधात्री। अगला हेडिंग लगा लीजिए गैंग या अधात्री। ये गैंग या अधात्री क्या होता है? उसी का नाम गैंग है, उसी का नाम अधात्री। ये क्या होते हैं गैंग या अधात्री? तो देखिए धातुओं में मान लीजिए लोहा Fe2O3, लोहा हम जैसे खनकर निकाले पृथ्वी से, तो इसमें बहुत सारे मिट्टी लगी होगी, लोहा में मिट्टी लगी होगी, इसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर बालू होंगे, कंकड़ पत्थर बालू इत्यादि होंगे। इन्हीं अशुद्धि इत्यादि अशुद्धि के रूप में होंगे लोहा में ना। ये सब किसके रूप में होंगे? अशुद्धि के रूप में। इन्हीं अशुद्धियों को हम लोग गैंग या अधात्री कहते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे गैंग या अधात्री में? ऐसे लिखेंगे, एक बार सुन लीजिए कि धातुओं की प्राप्ति के समय उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू इत्यादि अशुद्धि के रूप में मिले रहते हैं। इन्हीं अशुद्धियों को गैंग या अधात्री कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? धातु या अयस्क लिख सकते हैं, अयस्क या धातु या खनिज ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अयस्कों में, लिख लीजिएगा, बोल दे रहा हूं, अयस्कों में अशुद्धि के रूप में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, अयस्कों में अशुद्धि के रूप में
कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू इत्यादि अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं, इत्यादि अशुद्धि के रूप में उपस्थित होते हैं। इन्हीं अशुद्धियों को गैंग या अधात्री कहते हैं, इन्हीं अशुद्धियों को गैंग या अधात्री कहते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हो। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एक बार रिवाइज किया जाए। सबसे पहले तो हम लोग पढ़े हैं सक्रियता श्रेणी, फिर उसके बाद क्या पढ़े हैं हम लोग धातुओं की प्राप्ति, फिर उसके बाद क्या पढ़े हैं खनिज, फिर उसके बाद क्या पढ़े हैं अयस्क, फिर उसके बाद हम लोग गैंग या अधात्री पढ़े हैं। अब अगला हेडिंग आप लगा लीजिएगा धातु कर्म, अगला हेडिंग लगा लीजिएगा धातु कर्म। ठीक है, अब ये धातु कर्म हम लोग अगली वीडियो में, कुल 7 धातु कर्म हैं, कुल 7 धातु कर्म हैं, हम लोग अगली वीडियो में बिल्कुल बेसिक से पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक अध्ययन करने वाले हैं। धातु कर्म आपको मैं बता ही दिया कि धातु कर्म क्या होता है। धातु को शुद्धिकरण करने के लिए जो जो प्रक्रिया अपनाते हैं, जो जो कर्म करते हैं, क्रियाकर्म जो जो भी करते हैं, उन्हें धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, तो धातु कर्म हेडिंग लगाकर छोड़ दीजिए, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिएगा। ओके, चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ शाम 5:15 पर अगले दिन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।